लेकिन पोल के जब परिणाम आएंगे तो निश्चित मानिए भाजपा की सरकार क्लियर मैंडेट से बनेगी, कि उसको उम्मीद भाजपा से ही है, प्रधानमंत्री जी से और पूरी भाजपा से ही उम्मीद है कि यही हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने तो ट्राइबल वेलफेयर की मिनिस्ट्री भी नहीं बनाई थी, पशुपालन विभाग के साथ उस मिनिस्ट्री को रखा हुआ था, वो मिनिस्ट्री भी अटल जी ने आकर बनाई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भाजपा यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त बनाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और अब कुछ दिनों बाद ही मतगणना होना है और एक सरकार जो है उसकी तस्वीर जो है मध्य प्रदेश में सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पहले तरह तरह के दावे जो हैं पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं, सभी अपनी सरकार बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। मालवा निमाड़ जिसे सत्ता की चाबी कहा जाता है, उस पर सबका सबसे ज़्यादा ध्यान है और इसी पर हम चर्चा करने के लिए डॉक्टर निशान खरे के साथ हैं, जो कि युवा आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आदिवासी सीटों को लेकर के चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे हैं और संघर्ष की पृष्ठभूमि से आते हैं। डॉक्टर निशान जी, लगातार ये चर्चा चल रही कि मालवा निमाड़ जो है, पिछली बार जिस तरह से बीजेपी ने उसे खोया था, इस बार वापस से यहाँ कुछ फैक्टर देखने को मिल सकता है। आदिवासी सीटों की बात करें, क्योंकि एक बड़ी आदिवासी सीटें जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, तो क्या उस पर असर देखा जाएगा पूरे चुनाव में और क्या लग रहा है कि सरकार की जो सत्ता की चाबी वो मालवा निमाड़ से निकल करके आएगी? देखिए, इस बार मालवा निमाड़ का परिदृश्य 2018 से बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा, ये बात निश्चित है। पूरा इंदौर संभाग की जैसे मैं चर्चा करूं तो 37 जो कुल सीटें यहाँ पर हैं, इसमें से मात्र 10 भाजपा के पास थी और वो 10 में से भी 5 इंदौर में थी, यानी बाकी पूरे ज़िलों में तो कुल मिलाकर 5 सीटें थी। इसमें एक बहुत सकारात्मक बदलाव इस बार हमको देखने के लिए मिलेगा। मालवा निमाड़ हमेशा से सत्ता में कौन आएगा इसकी भूमिका तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, क्योंकि हमारा अनुभव है ये पिछले सालों का कि स्विंग वोटिंग होती है यहाँ पर, एक बीच की वोट नहीं होती कि सबको बराबर बराबर मिल गई, एक तरफ या दूसरी तरफ वोटिंग होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भाजपा यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त बनाएगी। आदिवासी सीटों की बात करें तो क्या ऐसा लग रहा है कि कौन सा मैजिक जो है वो बीजेपी के पक्ष में चल सकता है? देखिए, आदिवासी सीटों को लेकर बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले तो हम ये संदेश ठीक से पहुंचाने का प्रयत्न करते रहे कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भाजपा सरकारों ने लगातार प्रयत्न करा है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने तो ट्राइबल वेलफेयर की मिनिस्ट्री भी नहीं बनाई थी, पशुपालन विभाग के साथ उस मिनिस्ट्री को रखा हुआ था, वो मिनिस्ट्री भी अटल जी ने आकर बनाई थी। तब से लेकर अभी तक पैसा एक्ट की तरह जल जंगल ज़मीन के अधिकार देना, शिक्षा के लिए प्रयास करना और लाडली बहना का जो प्रभाव आदिवासी क्षेत्र की उन महिलाओं को मिला है जिनके लिए आर्थिक स्वायत्तता हमेशा सपना ही थी, वो कभी भी आर्थिक रूप से स्वायत्त नहीं हो सकती थी। ये सारे फैक्टर मिलकर जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिणाम देखने मिलेगा। पैसा एक्ट को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी ने पैसा एक्ट तो लागू करा, लेकिन जिस तरह से पैसा में नियुक्तियां हुई उसके बाद से आदिवासी इलाकों में उसका विरोध जरूर बढ़ा था। क्या चुनाव के पहले विरोध खत्म कर पाई थी बीजेपी? देखिए, पैसा एक्ट लागू हुए कुछ महीनों का समय हुआ है और निश्चित रूप से उसके ज़मीन पर जो परिणाम है वो किसी भी एक्ट के दिखने में समय लगता है, लेकिन वो जो कुछ लोगों ने हवा बनाई थी नियुक्तियों को लेकर, ऐसा कोई भी वातावरण नीचे देखने को नहीं मिला है। पैसा को लेकर आज ज़मीन पर जितना चेंज है उतना है, लेकिन लोग आशान्वित बहुत हैं कि इससे कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन आएगा। जयेश की यदि बात करें तो 10 सीटों पर बड़ी मजबूती से जयेश जो है चुनाव लड़ते हुए पूरे चुनाव में दिखाई दिया था। कांग्रेस का समर्थित माना जाता है जयेश को, लेकिन इस बार इंडिविजुअल सीटों पर भी उन्होंने चुनाव लड़े। क्या जयेश किसी प्रकार से वोटों को बदल सकेगा, समीकरण बिगाड़ सकता है पार्टियों के? देखिए, कांग्रेस पक्ष का उनको माना जाता है, ये कहना गलत होगा। उसमें बहुत सारे लड़के हैं जो एक सामाजिक नेतृत्व की तरह खड़े हुए थे। वो किसी एक दल से बंधे हुए नहीं हैं, वो ना भाजपा से बंधे हुए ना कांग्रेस से बंधे हुए हैं। अपनी आदिवासी जो अब शिक्षित युवा है उसकी आकांक्षाओं को दर्शाते हुए वो बहुत से जगह पर चुनाव लड़े हैं और कुछ जगह ऐसी रिपोर्ट आ रही है जहां वो बहुत मजबूती से भी चुनाव लड़े हैं। स्वाभाविक रूप से अगर जैसा आप कह रहे हैं कि अगर ये माना जा रहा था कि पिछली बार वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार अगर अलग लड़े हैं, तो लॉजिक यही कहता है कि नुकसान इसका कांग्रेस को ही होगा। बीजेपी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है जयेश के कैंडिडेट से? जब भी कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति सामाजिक नेतृत्व को लेकर चुनाव लड़ेगा तो वो एक पक्ष के पूरे वोट नहीं ले जाता, वो हमेशा हर पक्ष के थोड़े वोट ले जाएगा। इसलिए चूंकि पहली बार ऐसे ये लड़के चुनाव लड़े हैं, तो परिदृश्य क्या है और उसका गणित कैसा बैठेगा, ये तो मुझे लगता है परिणामों के बाद ही आकलन करना पड़ेगा। आप संघ से भी जुड़े रहे, संघ की कुछ बैठकें भी हमने मालवा निमाड़ में देखी जो चुनाव के पहले हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंट बढ़ाने में संघ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद ये चर्चाएं भी चली कि संघ ने कुछ सर्वे कराए हैं, उस सर्वे में कई प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या किसी प्रकार का कोई सर्वे सामने आया था? देखिए, यूँ तो मैं इस पर टिप्पणी करने के लिए बहुत अधिकृत नहीं हूँ, पर हमेशा से संघ के सभी जितने स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं
मतदान को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए मतदान का आह्वान करना, मतदान को बढ़ाना, वो पक्ष विपक्ष पार्टी पार्टी की बात नहीं करते हैं, परंतु सही मुद्दों पर और सब मतदान करें इसको लेकर प्रयत्न करते हैं। वो इस बार भी हर चुनाव में किया जाता है, इस बार भी किया ही होगा। जहाँ तक रहा सर्वे अर्वे का सवाल, तो मुझे तो ऐसा जानकारी में नहीं है लंबे समय काम करते कि संघ कोई इस प्रकार के सर्वे अर्वे कराता है। ये सिर्फ लोगों की बातें हैं और मुझे लगता है कि कई बार अपनी बात को वो इस नाम से चिपका देते हैं कि ऐसा कुछ करा गया है। मतलब ये माना जाए संघ किसी प्रकार का सर्वे नहीं करता है या किसी प्रकार का सर्वे डिक्लेयर नहीं करता है? कोई स्ट्रक्चर्ड सर्वे नहीं करता है, कोई स्ट्रक्चर्ड सर्वे डिक्लेयर भी नहीं होता, ऐसा मेरी जानकारी में तो कतई नहीं। इस बार यह कहा जा रहा था कि बीजेपी से संघ नाराज भी हो सकता है, कई सीटों पर संघ जो है काम नहीं करेगा, टिकट वितरण को लेकर संघ के कई वरिष्ठ अधिकारी नाराज थे। क्या इसका अभी कोई असर था या सिर्फ बातें थी? देखिए, संघ का चुनाव में काम करने का तरीका मतदाता जागरण है, मुद्दों को चिन्हित करना है। मुद्दे जो राष्ट्र के उत्थान से जुड़े हैं, हिंदुत्व से जुड़े हैं, इन विषयों से जुड़े हैं। बहुत सारे संघ के कार्यकर्ता जब जाकर काम करते हैं तो वो नीचे कमल का बटन दबाना ऐसा नहीं कहते हैं। संगठन जब आपस में मिलकर काम करते हैं और दो अलग अलग संगठन जब काम करते हैं तो कुछ बातों पर मतभेद हो सकते हैं, वो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन मतदाता जागरण का काम संघ करता है और वह बखूबी उसने करा है। बड़े नेताओं को हमने चुनाव लड़ते देखा, मालवा निमाड़ में भी बड़े नेता उतरे थे, कई सीटें पहले से बीजेपी ने घोषित कर दी थी चुनाव में, पहली लिस्ट को लेकर के सब चौंके भी थे। क्या इसका कोई असर जीत की ओर इंगित कर रहा है? क्या जीत की तरफ इसमें योगदान रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका प्रभाव सकारात्मक ही है। कुछ जगह जहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए समय चलना चाहिए था वहाँ पर समय मिला, कैंडिडेट ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुत सारी ट्राइबल सीटों पर ही आज हम फाइट में इसलिए हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी के तहत कैंडिडेट को 2 महीने पहले पता था कि मुझे ये सीट निकालनी। बड़े नेता प्रदेश भर में जगह जगह चुनाव लड़े हैं और इससे सारे जो कार्यकर्ता नीचे हैं, कार्यकर्ता का भी जुड़ाव किसी ना किसी नेता से रहता ही है, उन सब में एक उत्साह का वातावरण था कि हमारे जो लीडर हैं वो भी चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और मुझे लगता है कि इसका बहुत सकारात्मक परिणाम देखने मिलेगा। ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी इसके साथ चल रही है। कई जगहों पर हमने होर्डिंग देखे, राम मंदिर को लेके बातचीत चली, राम मंदिर को लेकर होर्डिंग भी देखे गए। क्या विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी बीजेपी कर रही थी इस पूरे चुनाव में? किसी भी राजनीतिक दल को आने वाले चुनाव की तैयारी करनी ही चाहिए। लोकसभा देश का सबसे बड़ा चुनाव है, देश की सरकार बनाता है। प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री रहते हुए भारत को विश्व पटल पर उभार पाए हैं क्योंकि एक क्लियर मैंडेट की सरकार भाजपा को दोनों बार 2014 और 2019 में ही मिली है। और हर राजनीतिक दल को चुनाव के आने जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है चुनावी तैयारी में रहना ही चाहिए। आप युवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे, युवाओं की एक फर्स्ट टाइम वोटर्स की बड़ी संख्या थी, युवाओं की बड़ी संख्या थी इस बार वोटिंग में। क्या युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी खरा उतर पाई है? क्या यूथ जो है वो मोदी जी को लेकर के वोटिंग करने गया था? देखिए, जितना युवाओं से संवाद हुआ और लगभग लगातार संवाद हुआ, पहली चीज़ प्रधानमंत्री जी सभी के रोल मॉडल हैं, आपके हमारे नहीं तो वो 19 साल 20 साल के लड़के के भी रोल मॉडल हैं जो पहली बार मतदान कर रहा है। एक दूसरा, युवाओं की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो रोजगार चाहता है। कुछ चीज़ें डिमांड करने की कैपेसिटी भी यूथ में ही होती है और यूथ बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं करता, वो तो अपनी बात कहता है, अपनी चीज़ें मांगता है, तो उसकी अपनी डिमांड्स भी हैं। लेकिन ये मुझे क्लियर देखकर समझ में आया है कि उसको उम्मीद भाजपा से ही है, प्रधानमंत्री जी से और पूरे भाजपा से ही उम्मीद है कि ये ही हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन यूथ कैंडिडेट्स को लेकर के लगातार सवाल खड़े हुए, बीजेपी ने यह बताया गया कि कई यूथ कैंडिडेट्स को टिकट न देते हुए उम्रदराज नेताओं को भी टिकट दी, तो क्या यूथ अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी बीजेपी? देखिए, जहाँ यूथ कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई ऐसा तो नहीं है, जहाँ उपयुक्त कैंडिडेट थे वहाँ दिया भी गया। मैं धार जिले का उदाहरण दे सकता हूँ। तो धार जिले की 5 जो ट्राइबल सीटें हैं उसमें से 2 सीटें कुक्षी और मनावर ऐसी हैं जहाँ 35 साल से कम चुनाव लड़ रहे हैं। मनावर से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी उम्र तो अभी 28 भी पूरी नहीं हुई है। तो ये कहना कि युवाओं को नहीं मौका दिया गया, राजनीति में थोड़ी युवा की परिभाषा भी अलग होती है, तो 40-45 वर्ष के व्यक्ति को युवा ही माना जाता है, तो नहीं दिया गया ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है। कुछ स्थानों पर जहाँ पर कि ये लगा कि भाई अनुभव वाला व्यक्ति ही चुनाव निकाल सकता है, वहाँ उस दृष्टि से दी गई होगी। तो जो टिकटों का निर्धारण है वो जीतने से, विनेबिलिटी से करा जाता है और मुझे नहीं लगता विनेबिलिटी के अलावा कोई और क्राइटेरिया होता है। एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, आज शाम को एग्जिट पोल्स आएंगे, क्या लग रहा है बीजेपी एग्जिट पोल्स में आगे दिख सकती है या एग्जिट पोल्स पर बीजेपी कितना भरोसा करती है? देखिए, बीजेपी पोल्स में निश्चित रूप से आगे दिखेगी जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल तो अपने तरीके का परिणाम जैसा दिखाना है वैसा दिखाएंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिरे से उनको खारिज कर देना चाहिए, उनकी अपनी एक साइंटिफिक वैलिडिटी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हैं,
सैंपल कितना है, सैंपल कहाँ से लिया गया, कैसे एनालाइज किया गया। जैसे बहुत सारी ग्रामीण सीटों पर जब मैं खासकर ट्राइबल सीटों पर मैं घूम रहा था और ये सैंपल कलेक्शन का काम भी चल रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि ये सैंपल ज़्यादातर कस्बों से उठाते हैं या उन ट्राइबल सीटों के जो छोटे टोले मजरे फलिए है वहाँ से जाकर कोई सैंपल नहीं लेता। पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है और ट्राइबल और गांव में जाकर महिलाओं से कितनी बातचीत हुई है। तो सिर्फ एग्जिट पोल में सीटों का आंकड़ा नहीं, उनके डेटा की एनालिसिस भी महत्वपूर्ण होती है। आज एग्जिट पोल में जो भी आना हो वो आएगा, हमको शाम तक क्लियर ही होगा, लेकिन पोल के जब परिणाम आएंगे तो निश्चित मानिए भाजपा की सरकार क्लियर मैंडेट से बनेगी। कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ को लेकर के सभी की निगाहें जो हैं इन 66 सीटों पर टिकी हुई है और सबके अपने अपने दावे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि जो मालवा निमाड़ में क्लीन स्वीप करेगा सरकार प्रदेश में, उसी की बनेगी। कैमरा पर्सन संतोष जठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।